हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नारीवाद क्या है, नारीवाद की विशेषता और आलोचना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर। नारीवाद, देखिए सबसे पहले तो हमें नारीवाद के बारे में जानना है, उसकी विशेषता के बाद में हम बात करेंगे, आलोचना का भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे प्रथम जो यहाँ पर रहता है नारीवाद, आखिर नारीवाद क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ साइंटिस्टों के जो है थिकनोरोस के विचार यहाँ रखेंगे और उनके विचारों का यहाँ एनालाइज करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सर्वप्रथम अगर हम देखें यहाँ पर नारीवाद के विचारधाराओं के अनुसार, तो ऑक्सफोर्ड के शब्दों के अनुसार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है कि स्त्रीवाद स्त्रियों के अधिकारों की मान्यता, उनकी उपलब्धियों और अधिकारों की वकालत करता है। यानी देखा जाए तो नारीवाद का यहाँ पर साफ यहाँ मतलब निकलता है, जो कि ऑक्सफोर्ड ने यहाँ पर अपनी विचारधारा प्रस्तुत किया था कि स्त्रीवाद स्त्रियों के अधिकारों की मान्यता और उनकी उपलब्धियों और अधिकारों की वकालत करता है। दूसरे अगर हम थिंकनर्स की बात करें यहाँ पर, तो समाजशास्त्री मैरी एनोस ने लिखा है और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि स्त्रीवाद स्त्रियों की वर्तमान तथा भूतकाल की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन है और यह स्त्रियों से संबंधित उन मूल्य के लिए चुनौती है जो स्त्रियों को दूसरे द्वारा पेश की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्त्रीवाद स्त्रियों की वर्तमान और भूतकाल की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन है और यह स्त्रियों से संबंधित उन मूल्यों के लिए चुनौती है जो स्त्रियों को दूसरे के द्वारा पेश की जाती है। यानी स्त्रियों के लिए दूसरे व्यक्ति जो है पुरुष, वो बहुत तरह की चुनौतियां पेश करते हैं और उसी को यहाँ पर स्त्रीवाद का नाम दे रहे हैं मैरी एनोस। और ये बताए हैं कि स्त्रीवाद स्त्रियों की वर्तमान और भूतकाल की जो है स्थितियों को हम यहाँ पर तुलना करते हैं, उसकी मूल्यांकन करते हैं, उसके बारे में विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। अगर हम अगले थिंकनर्स की बात करें तो ये काफ़ी महत्व रखेगा कि चार्लोट वंश के अनुसार, चार्लोट वंश ने अपनी शब्दों में यहाँ पर परिभाषित किया था और यह कहा था कि स्त्रीवाद से विक्रय उन विभिन्न सिद्धांतों और आंदोलनों से है जो पुरुष की तरफदारी का विरोध तथा पुरुषों से जो है पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता की आलोचना करती हैं, तथा जो लिंग पर आधारित अन्याय को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। अब यहाँ पर आपको मैं साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि देखिए चार्लोट ने वंश ने इसकी साफ शब्दों में बात कही थी कि पूरा पुरुष को जो है तरफदारी का विरोध करना। देखा जाए तो हर क्षेत्र में पुरुषों की तरफदारी होती है। कारण क्या होता है कि स्त्रियों को जो है वो मौका नहीं दी जाती है जो पुरुषों के दी जाती है। यानी यहाँ पर चार्लोट वंश ने साफ शब्दों में कहा है कि पुरुषों की तरफदारी का विरोध करना, पुरुषों से पुरुष भी प्रति स्त्री की अधीनता की आलोचना करती हैं। कई पुरुष ऐसे पुरुष भी हैं जो स्त्रियों की अधीनता को आलोचना करते हैं, जो लिंग पर आधारित अन्याय को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। यानी बहुत से हमारे पुरुष भी ऐसे थिंकनर्स हुए जिन्होंने स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण समाज में योगदान दिया। और देखा जाए तो यहाँ पर स्त्रीवाद का साफ शब्दों में यही है कि औरतों की तरफदारी नहीं की जाती है, पुरुषों को तरफदारी की जाती है। देखा जाए तो जॉन चार्वेट का भी कहना साफ था, उन्होंने भी स्त्रीवाद के ऊपर अपनी विचारधारा पेश किया। जॉन चार्वेट का कहना था कि स्त्रीवाद का मूल्य सिद्धांत यह है कि मौलिक योग्यताओं के पक्ष से पुरुषों तथा स्त्रियों में कोई अंतर नहीं है। इस पक्ष में कोई भी पुरुष प्राणी अथवा स्त्री प्राणी नहीं है, बल्कि वे मानवीय प्राणी हैं। मनुष्य का स्वभाव तथा महत्व लिंग के पक्ष में स्वतंत्र है। देखिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात को उजागर करने की कोशिश किया है। जॉन चार्वेट ने साफ शब्दों में कहा है कि स्त्रीवाद का मूल्य सिद्धांत मौलिक योग्यता के पक्ष में पुरुष और स्त्रियों में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं पुरुष हो या स्त्री समाज का दो अंग है और इसको हम अलग नहीं कर सकते।
कहते हैं कि हम किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समाज में प्राथमिक स्थान देना चाहिए। दोनों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ये बात जॉन चार्वेट ने साफ शब्दों में कही है। कहते हैं कि बल्कि हम सब जो है मानवीय प्राणी हैं। हम सब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब के सब एक मानवीय प्राणी हैं। और मनुष्य का स्वभाव तथा महत्व लिंग के पक्ष में स्वतंत्र है कि कोई भी लिंग भेदभाव नहीं करेगा और समाज में सभी को जो है वैसा ही स्थान दिया जाएगा जैसे एक दूसरे को दिया जाता है। और इनकी विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर हम स्त्रीवाद को जो है हर एक थिंकनर्स, हर एक जो है व्यक्तियों के अंतर्गत इसको समझने की कोशिश किया और सबने इसी बात को जोड़ दिया कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, समाज में सबको मौका मिलना चाहिए और सभी को सामान्य अधिकार भी होना चाहिए। कहते हम जो है मानवीय प्राणी हैं, न कि हम स्त्री और पुरुष हैं। कहते हैं समाज के समक्ष पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों सामान्य हैं और दोनों को सामान्य अधिकार भी देना चाहिए। और इसी अधिकार के साथ जो है स्त्रियों को आगे बढ़ाने का मौका भी देना स्वाभाविक बन जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्त्रीवाद के ऊपर सभी जो है थिंकनर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उजागर किया है। अब चलिए देखते हैं इसके आगे की बात, इसकी विशेषताओं की तरफ जो है हम प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। चलिए इसकी हम विशेषताओं पर प्रकाश डालें। देखा जाए तो नारीवाद की मुख्य विशेषता यानी मेन फीचर ऑफ फेमिनिज्म काफ़ी महत्व रखेगा। देखिए, सब प्रथम अगर हम बात करें तो स्त्री अलैंगिक प्राणी नहीं है। स्त्री जो है एक मानवीय प्राणी है। तो आप समझ सकते हो कि स्त्री को हम अलैंगिक प्राणी नहीं कह सकते, हम इसको मानव प्राणी कहेंगे। क्यों? कि नारीवाद का बुनियादी विचार यही है कि स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं हैं। इन विचारधाराओं का समर्थन करने का कहना है, जो समर्थकों का कहना है कि किसी को केवल माता, पत्नी या बहन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे एक इंसान के रूप में भी देखा जाना चाहिए। और उनका कहना है कि स्त्री भी पुरुषों के समान योग्यता तथा बुद्धि रखती है और वह सभी कार्य करने के योग्य है जो पुरुष द्वारा किए जाते हैं। उनका कहना है कि जीवन के विभिन्न पक्षों में स्त्रियों की पुरुषों के अध्ययन स्थिति का कारण यह है कि उन्हें पुरुषों के समान अपने विकास के अवसर नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्त्री अलैंगिक प्राणी नहीं है, उनको हम लैंगिक के तौर पे अलग नहीं कर सकती। वो एक मानव प्राणी है। हम स्त्रियों को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो केवल सिर्फ किसी की माता हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है। हम देखें तो वो एक इंसान भी है और उसको समाज में अपने योग्यता को साबित करना भी सुनिश्चित होना चाहिए। इसलिए समाज को उनको हर एक अवसर देना चाहिए और उनको जीवन को और भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए सभी को जो है मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं तो एक बात भी कहता हूँ कि सरकार की जितनी भी आज जो स्त्रियों के प्रति जो कहते हैं कि स्त्रियों को आरक्षण देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को आरक्षण न दें, स्त्रियों को मौका दें। अगर स्त्रियों को मौका मिलती है तो उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनको जो है किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। औरतें स्वयं भी सक्षम है हर कार्य करने के लिए, लेकिन स्त्रियों को मौका नहीं दी जाती है। सिर्फ उनको जो है एक कोटा में डाल दिया जाता है। आप देखोगे कि स्त्रियों के लिए सरकार की क्या रवैया है। हर क्षेत्र में स्त्रियों को इतना कमज़ोर सरकार ने बना दिया है कि हर क्षेत्र में लड़कियों के लिए जो है आरक्षण स्थापित कर दिया है। अरे भाई, आरक्षण स्थापित ना करो, स्त्रियों को मौका दो और देखो कि वो अलैंगिक प्राणी के रूप में नहीं जाने जाएंगे, एक मानवीय प्राणी के रूप में जाने जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। अगला पॉइंट की तरफ विशेषताओं की ध्यान दे तो कहते हैं सामान्य अधिकार तथा सामान्य अवसर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसका त्रिपान स्टडी सेंटर भी वकालत करता है कि सामान्य अधिकार और सामान्य अवसर होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। नारीवाद के समर्थकों का कहना है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी स्त्रियों के पुरुष के समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाने की ज़रूरत है। उनके अनुसार स्त्रियों के पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें भी पुरुषों के समान अपना भी जीवन स्वतंत्र पूर्वक व्यतीत करने के अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने, संपत्ति रखने तथा विवाह और तलाक के अधिकार मिलने चाहिए।
जो अधिकार पुरुषों को मिले हैं वो सारे अधिकार स्त्रियों को भी दिए जाने चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हें पुरुषों के समान सफलतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करने और चुनाव लड़ने तथा उच्च पद ग्रहण करने के अधिकार भी होने चाहिए। नौकरियों के मामलों में लिंग के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सरकार भी इस बात को जो है भेदभाव करती है कि स्त्रियों को कमज़ोर समझती है और उनको लिए आरक्षण करती है। भाई, आरक्षण ना कीजिए, उनके साथ भेदभाव ना कीजिए, उनको सिर्फ मौका दीजिए, उनको सामान्य अधिकार दीजिए, सामान्य अवसर दीजिए और जो हमारे समाज में फैली हुई बुराई है उनको नष्ट कीजिए। और देखिए, स्त्री को एक बार मौका मिल जाने के बाद जो है वो जीवन की हर एक जो है अपनी लक्ष्य में सफलता हासिल कर सकेगी जो वो चाहती है। कहते हैं सिर्फ एक मौका देने की आवश्यकता है और ये हमारा परम सिद्ध अधिकार है। स्त्रियां भी एक मानव होती है, ना कि एक पत्नी, ना कि एक बहू और ना एक बहन। कहते हैं वो भी एक मानव है और उनको भी आगे अपना जीवन जो सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की जो है अधिकार देने की आवश्यकता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है पितृ प्रधानता का विरोध, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि हमने जितना भी हमने पढ़ा है हमें पता है कि भारतीय समाज जो है पितृ प्रधान समाज है और कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मातृ समाज देखने को मिला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं पितृ प्रधान होने के कारण जो है स्त्रीवाद का सदैव ही यहाँ विरोध हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। नारीवाद जो है पितृ प्रधान को ही स्त्रियों के शोषण का दमन तो उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का मुख्य कारण मानता है। और बात सत्य भी है कि नारीवाद का सबसे बड़ा विरोधी और शोषण करने का कारण जो है पितृ प्रधान समाज का होना है। कहते हैं कि आज क्या हमारा समाज ऐसा नहीं बन सकता जिसमें पितृ भी हो और मातृ समाज भी हो, दोनों का मिला जुला होना। कहते हैं दोनों को समानता देने का सुचारू अधिकार है और इससे जो है समाज भी सही रूप से आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष का सम्मान अगर कहते हैं समाज में सामान्य रहेगा तो इससे जो है किसी से भेदभाव करना सुनिश्चित नहीं होगा। और कहते हैं बहुत तरह के जो स्त्रियों के प्रति अपराध होता है उस अपराधों से जो है बचा जा सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो पितृ प्रधान समाज में पुरुष स्त्रियों पर अपने प्रधानता स्थापित करना चाहता है तथा उसे निर्देश देता है और उसे समाज में पुरुषों की स्थिति उच्च स्त्रियों की निम्न याद रखती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर जो चित्र लिखा हुआ है गलत वर्ड है, वहाँ है पितृ, क्योंकि पितृ प्रधान समाज में जो है पुरुष स्त्री पर अपने प्रधानता स्थापित करना चाहता है। जनरल सी बात है कि पुरुष जो है स्त्री पर हमेशा अपनी प्रधानता स्थापित करना चाहते हैं और पुरुष जो है हमेशा स्त्रियों को कमज़ोर लाचार समझते हैं और सोचते हैं कि उनके कारण उनके न रहते हुए वो विवश हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा देखा गया है कि पुरुष जो है स्त्रियों को निर्देश देते हैं, समाज में पुरुषों की स्थिति उच्च रहते हैं और स्त्रियों के निम्न रखा जाता है, जो कि सही नहीं है। नारीवाद ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विरोध करता है क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आधुनिक हैं। हम आधुनिक के उस परम सीमा पे पहुंच गए हैं जहां पर इस तरह के जो है विरोधाभास हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। होने में सबसे बड़ा जो खतरा होता है स्त्रीवाद को ही होता है और स्त्रियों को ही ये खतरा उठाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार में स्त्री की भूमिका जो खूब घर की चार दीवारों के अंदर तक ही सीमित कर दिया गया है। उसे अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। परिवारों में बच्चा का समाजीकरण इस प्रकार किया जाता है कि पुरुष का स्त्री पर जो है भूत बने रहे और पुलिस टॉप परिवार में लड़कियों के मुकाबले लड़कियों को हर प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है, जिसकी अक्सर लड़कियों पर पड़ता है और अंतर नारीवाद संस्था का विरोध भी करते हैं। यानी देखा जाए तो हमारे समाज में पुरुषों का स्त्री पर जो है भूत बना रहे जो है पुलिस टॉप परिवार में लड़कियों के मुकाबले
लड़कों को हर प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर जनरल सी बात है, यहाँ वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर इस शब्दों को मत देखिए। यहाँ पर इतना ही बात बताया गया है कि पुरुष जो है प्रधान समाज में स्त्रियों का जो है कोई भी स्थान नहीं दिया जाता है, और लड़कियों के मुकाबले लड़कों को हर प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है, यानी लड़कों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। आपके समक्ष भी कहीं देखने को मिल ही जा सकता है कि लड़कियां स्कूल से आती है, फटाक से जो है घर के काम, कपड़े बर्तन धोने में लग जाती है, और लड़के जो है मोबाइल लेके अलग बैठ जाते हैं या अपने दोस्त से जो है खेलने कूदने चले जाते हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है परिवार संस्था का विरोध करती है। जर्नल सी बात है, नारीवाद जो है परिवार की संस्था का विरोध करती है कि नारियों को पीछे करने में कहीं ना कहीं परिवार का ही जो है महत्वपूर्ण हाथ होता है। परिवार में ये बात देखने को मिलता है। आपने कहीं सुना भी होगा, धार्मिक तौर पे भी देखने को मिला होगा कि लड़कियों को हर काम के लिए वंचित कर दिया जाता है और लड़कों को हर काम के लिए एक ही वर्ड बोला जाता है, लड़के हैं हमेशा शुद्ध रहते हैं। तो ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विचारधारा है। अंततः हम कह सकते हैं कि नारीवाद परिवार संस्था का विरोध सदैव करती है और करती रहेगी, क्योंकि नारीवाद के जीवन के सबसे बड़ा रुकावट जो है परिवार संस्था के विरोध के रूप में है। उसके पश्चात आता है स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों की जो परंपरावादी भूमिका है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। स्त्रीवाद देखा जाए तो स्त्रियों द्वारा परंपरावादी कार्य, घर का काम काज करना, पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना आदि के जाने के विरुद्ध है। उनका यह कहना है कि स्त्रियों की यह भूमिका देवी आदेश नहीं है, बल्कि पुरुष द्वारा बनाई गई हुई स्त्रियों पर जब तक स्वतंत्र नहीं हो सकती है तब तक उनकी भूमिका में परिवर्तन न लाई जाए। अब देखिए, अब ये किसी ने थोड़ी कहा है कि कहते पति का सेवा करना, उनके पूरे परिवार को पालन पोषण करना, तो ये कहाँ की बात आ जाती है? क्या पुरुष ये कार्य नहीं कर सकते हैं? संभवतः कर सकते हैं। कहते हैं देखा जाए तो ईश्वर ने बच्चे को जन्म देने का जो सौभाग्य है स्त्रियों को यहाँ पर प्रदान किया है, तो स्त्रियाँ कभी भी अपने जो है कर्तव्य से पीछे नहीं हटती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो समाज में क्या पति की सेवा करना स्त्रियों का ही कर्तव्य रहता है? क्या पति पत्नी की सेवा नहीं कर सकता? क्या सिर्फ पति ही जो है पालन पोषण कर सकता है, पत्नी पालन पोषण नहीं कर सकते अपने बच्चों को? हो सकता है। हमने कई जगहों पर देखा है जहां पति जो है बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, वहां स्त्रियां ही सारी भूमिका निभाने लग जाती है। तो देखा जाए तो परंपरावादी जो हमारी भूमिकाएं हैं उसमें आज परिवर्तन करने की आवश्यकता है। स्त्रियों को हर क्षेत्र में आगे लाने की आवश्यकता है, उनको हर क्षेत्र में जो है उनको मौका देने की आवश्यकता है। कहते हैं जो जिसका कार्य है करें, लेकिन किसी की जो है अपनी योग्यताओं को दिखाने के लिए जो है किसी तरह का प्रतिबंध न लगाएं, क्योंकि प्रतिबंध होने के कारण जो है महिलाएं आगे नहीं आ पाती है, और उनको तो सबसे बड़ी समाज का प्रतिबंधित होते हैं। समाज जो होती है उनको प्रतिबंधित कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा समाज का ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। कोई भी स्त्री अगर बाहर काम करने जाती है तो समाज ये कहता है और गलत बातें कर कर के उनको तो प्रताड़ना देती है, जो सही नहीं है। स्त्रियों को जो है मौका मिलना चाहिए, उनको समाज भी प्रोत्साहित करे। अगर हमारा समाज में सोच विचार बदलती है तो स्त्रियों का स्थान ऊंचे हो जाती है, क्योंकि मेन जो है समाज है। समाज की जो है गलत नीतियों और कुदृष्टि के कारण स्त्रियां जो है अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाती है। अगर अगले पॉइंट की तरफ हम नज़र डालें तो कहते हैं एक पति एक पत्नी के विवाह का विरोध। एक पति एक पत्नी विवाह का विरोध, कहते हैं स्त्रीवाद एक पति एक पत्नी के विवाह के प्रथा के विरुद्ध है। उनका कहना है कि इस प्रथा के अंतर्गत स्त्री अपने पति की दासी बनकर रहती है। अब देखिए, ये तो बात गलत है कि पुरुष से जितना मर्जी मैरिज कर सकते हैं और स्त्रियों को जो है शादी करने का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं होता। ये गलत है। कहते हैं इस प्रथा के अंतर्गत स्त्रियाँ अपने पति की दासी बनकर रह जाती है तथा उनकी सारी आयु अपने पति की सेवा, बच्चों का पालन पोषण, घर के अन्य कामों करने में ही बीत जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं इस दास्ता की स्थिति से मुक्त करने के लिए विवाह की इस प्रथा का अंत होना चाहिए। तो काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो एक पति एक पत्नी का जो है विवाह का विरोध जरूर यहाँ पर स्त्रीवाद करता है, और ये साफ करता है कि
पति जो है कितने भी शादी कर सकते हैं, लेकिन पत्नियों को ये अधिकार नहीं रख दिया गया है, उनको एक दास बना दिया गया है। और दास होने के जो ये विचारधारा है, उनके कारण जो है स्त्रियों का शोषण होता है। और ये स्त्रीवादी विचारधारा जो है इन चीज़ों का खंडन करती है, विरोध करती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली पॉइंट की बात करें तो बच्चों की सार्वजनिक देखभाल। स्त्रीवाद के अनुसार बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी समाज की होनी चाहिए। बच्चों को जन्म देने तथा उनका पालन पोषण करने के विशेष उपचार गृहों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिन्हें बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षित नर्सों की होनी चाहिए, जो सामूहिक उसे उन बच्चों की देखभाल करें। यानी देखा जाए तो नारीवाद जो है इन बातों को समर्थन करता है कि बच्चों की सार्वजनिक देखभाल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात थोड़ी सी कहते हैं अलग लग रही है कि जिम्मेदारी जो है प्रशिक्षित नर्सों की होनी चाहिए। इस बात को मैं यहाँ पर खंडन करता हूँ कि ये पॉइंट सही नहीं रहेगा। कारण क्या है कि स्त्रीवाद इस बात को कभी भी सही नहीं ठहरा सकता कि ये नर्सों रहे। देखिए बच्चों की सार्वजनिक देखभाल का अर्थ यहाँ पर यही होगा कि बच्चों का देखभाल जो है परिवार में हो, जिसमें दादा दादी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, चाचा चाची हो, सभी हों, तब जाके बच्चों की सार्वजनिक देखभाल होगा। सिर्फ एक स्त्री पर जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए कि एक स्त्री जो है बच्चे के लालन पालन करे और परिवार का कोई सदस्य उसमें हेल्प ना करे। कहते हैं आज ऐसे हमारे संस्थाएं भी बन गई है जो कई जगह पर जो है बच्चों का देखभाल करती है। आपको पता ही होगा कि आज जो कामकाजी महिलाएं हैं, स्कूलों में जो होता है बच्चों को जब 2 साल के हो जाते हैं तो उनको एडमिशन करा के स्कूलों में रखा जाता है और उनके जो है डे केयर किया जाता है। तो इस तरह के प्रावधान हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बात कहता हूँ कि बच्चे की सार्वजनिक देखभाल का यहाँ पर मतलब यही रहता है कि बच्चों को परिवार में देखभाल हो, सभी जो है मिल के बच्चों का पालन पोषण करें, जिससे कारण जो है माता को, जो माँ है, उसको कम से कम तकलीफ़ों का जो है सामना करना पड़ सके और उनको भी जो है आगे मौका मिल सके। कहते हैं परिवार का मतलब ही होता है कि मिलजुल के कार्य को संपन्न करना। इसी बात की तरफ जो है स्त्रीवाद यहाँ पर उजागर करने की कोशिश करता है। उसके पश्चात आता है लैंगिक स्वतंत्रता। कहते हैं उग्र स्त्रीवादी जो है स्त्रियों की पूर्ण लैंगिक स्वतंत्रता प्रदान किए जाने का समर्थन भी करते हैं। उनका कहना है कि स्त्रियों की अपनी इच्छा अनुसार यौन संबंध स्थापित करने तथा उन्हें तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये बात तो सत्य है। कहते हैं पुरुष और स्त्री का जो होता है प्रेम, कहते हैं उन दोनों की इच्छाओं पर निर्भर करता है। कहते हैं स्त्री भी उन्हीं व्यक्तियों से यौन संबंध बनाना चाहती है जिनसे वो चाहते हैं। कहते हैं जबरन जो होता है उसे हम आज बलात्कार का नाम देते हैं। कहते हैं ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उनको कहना है कि स्त्रियों की अपनी इच्छा अनुसार यौन संबंध स्थापित करने तथा उन्हें तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके अनुसार काम वासना की पूर्ति एक निजी मामला है। इसमें समाज को तब तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक इससे दूसरे को हानि न पहुंचती हो। स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय किसी भी पुरुष के साथ यौन संबंध तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए कहते हैं ये जो होता है उनकी निजी मामला है, स्त्रियों की अपनी निजी मामला है, ये उनकी अपनी सोच विचार होती है। कहते हैं आज लड़कियां कमज़ोर नहीं है किसी से, उनके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन उनके लिए अच्छा है, कौन उसके लिए बुरा है, वो भली भांति समझते हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति अपने लिए गड्ढा खोदता है तो स्वयं ही गिरता है। कहते हैं आज परिवार भी उसके साथ नहीं रहता है। अगर कोई स्त्रियां अपनी सोच विचार करके अपनी जीवन यापन करना चाहता है तो उसकी अपनी इच्छा है। कहते हैं यहाँ पर काम वासना की जो पूर्ति होती है एक निजी मामला है, इसमें किसी भी जो है समाज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज को हस्तक्षेप तब करना चाहिए जब उस स्त्री के कारण दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुँचता हो, दूसरे व्यक्तियों को गलत भावना जाती हो, तब जाके समाज को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। क्योंकि समाज, देखिए समाज का मतलब यही होता है कि समाज जो है गलत रूल रेगुलेशनों का विरोध करती है और कोई स्त्री इस तरह के गलत काम करती है तो समाज को रोकने का काम है। इस बात को जो है स्त्रीवाद भी मानता है और इस बात का समर्थन भी करता है। स्त्रियां अगर गलत कर रही तो उसको रोकने का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्त्री अपनी इच्छा अनुसार किसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उसमें जो है समाज को हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। ये स्त्रीवाद का यहाँ पर जो है विचारधारा है। उसके पश्चात आता है निजी संपत्ति का विरोध। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
स्त्रीवादी निजी संपत्ति को भी स्त्री की अधीनता का एक मुख्य कारण मानते हैं। एंजलस ने लिखा है कि पुरुष अपनी निजी संपत्ति को अपने शुद्ध वंशज तक पहुंचाने के लिए स्त्री को विवाह द्वारा अपना दास बनाकर उसे बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर रखता है। अथवा उनका विचार है कि स्त्री की स्वतंत्रता के लिए निजी संपत्ति की स्थापना समाप्त करना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एंजलस ने दी थी बात कि पुरुष अपनी निजी संपत्ति को अपने शुद्ध वंशज तक पहुंचाने के लिए स्त्री को विवाह द्वारा अपना दास बनाकर उसे बच्चा पैदा करने का मशीन बनाकर रखते हैं। क्या वो कहते हैं सिर्फ पुरुषों को ही मिलना चाहिए? ये गलत है। कहते हैं आज हमारे समाज का भी यही विचारधारा रहती है कि लड़के जो है वंश को बढ़ाते हैं, फिर लड़कियां क्या बढ़ाती है? सोचिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर लड़कियों का अगर आप अधिकार देते हो, अपने संपत्ति में अपने पास रखते हो, अपने जीवन में सम्मिलित करते हो, तो स्त्रियां भी तो क्या वंश बढ़ा नहीं सकती? क्या स्त्री से पैदा हुआ बच्चा क्या आपको नाना नहीं कहेगा या नानी नहीं कहेगी? क्या आपको दादा दादी कहलाने में ही गौरव महसूस होता है, नाना नानी कहलाने में गौरव महसूस नहीं होता? वो भी तो आपका ही खून है, आपका ही डीएनए है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पुरुष अपनी जो है निजी संपत्ति को अपने शुद्ध वंशज तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी पुरुष को ही पुरुष तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या पुरुष स्त्री तक पहुंचा नहीं सकती अपनी संपत्ति का? कहते हैं इंसान मर जाता है, क्या देखने आता है कि उसकी संपत्ति के साथ क्या हो रहा है? आपने जिसको जन्म दिया है, जिसको आपने जो है पाल पोस के बड़ा किया है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। आप अपना वंशज उनको मानो जो आपके समक्ष हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण एंजलस ने कहा था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं स्त्री की स्वतंत्रता के लिए निजी संपत्ति स्थापना की समाप्त करना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगली पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि स्त्रियों को आर्थिक स्वनिर्भरता भी होनी ज़रूरत है। कहते हैं स्त्रीवादियों के अनुसार स्त्री एक पुरुष के प्रभुत्व का एक मुख्य कारण स्त्रियों के पुरुष पर आर्थिक निर्भरता भी है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता। कहते हैं आज स्त्रियों को काम नहीं करने दिया जाता है, उनके हर तरह से प्रताड़ना दी जाती है और इसी कारण जो है पुरुष जो है आर्थिक तौर पर जो है स्त्री आर्थिक तौर पर पुरुषों पर निर्भर रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रह जाती है कि स्त्री एक पुरुष के प्रभुता का एक मुख्य कारण सबसे बड़ा बनता है। तो पुरुष पर आर्थिक निर्भरता होती है, औरतें पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता होते हैं। इसलिए स्त्री को पुरुष को स्वतंत्रता दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी उद्योग धंधे में लगाना चाहिए तथा उन्हें पुरुषों के स्थान ही शिक्षित करना चाहिए ताकि वो भी नौकरी अथवा कोई अन्य व्यवसाय, डॉक्टरी, वकालत आदि कर सकें और अपना जीवन को जो है सुचारू रूप से चला सके और वो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हों। कहते हैं ये ज़रूरी है। कहते हैं जो पुरुष कमा रहे होते हैं सिर्फ उनका ही नहीं होता ये पैसे, क्योंकि स्त्री का भी उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक स्त्रियां पुरुष के लिए हर तरह के कार्य करते हैं, तब जाके स्त्री पुरुष जो है यहाँ पर आर्थिक पैसे कमाते हैं और उन पैसों में सिर्फ पुरुष का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसमें स्त्रियों का भी अधिकार होना चाहिए और उनको भी बराबरी का मौका देना चाहिए। और ये नहीं कि पुरुष पे जो है स्त्री का जो है आत्मनिर्भरता होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्त्रीवादियों ने बताई है कि स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता बनानी चाहिए जिससे स्त्रियाँ आगे आ सकें। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्त्री यौन उत्पीड़न वर्ग। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं स्त्रीवादियों का कहना है कि स्त्री समाज की उत्पीड़ित वर्ग है और लगभग सभी समाजों में हुए शोषण का शिकार भी है। परंपरागत पितृ प्रधान परिवार में उनका कोई कानूनी दर्जा नहीं है और वह संपत्ति की मालिक नहीं बन सकती और न ही वह नौकरी आदि करके आत्मनिर्भर बन सकती है। आधुनिक समय में भी स्त्रियों को जो अधिकार प्राप्त है वो पुरुषों से कम है और आज भी अधिकार स्त्री अपने परंपरा कार्य का घर काम काज करने और बच्चा पैदा करने, उनका पालन पोषण तथा उनके घर परिवार के सेवा में लगे होते हैं। देखा जाता है स्त्रियां आज भी अपनी आर्थिक आवश्यकता पूर्ति के लिए पुरुषों पर निर्भर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है कि स्त्रियों को जो है अधिकार से भी वंचित किया गया है। हम जानते हैं कि हम आधुनिक युग में हैं, लेकिन आज भी आधुनिक युग में भी जो है स्त्रियों के साथ भेदभाव होना
एक आम बात है। कहते हैं आज भी स्त्रियों को अगर नौकरी करने जाती है तो उनके साथ भेदभाव की जाती है, और वो भी आज के समय काल में। कहते हैं अगर कोई पुरुष और स्त्रियों को एक काम दिया जा रहा है, लेकिन इसके रिगार्डिंग इनको वेतन जो है अलग अलग दी जाती है। तो आज बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी जो है यहाँ पर लिंग भेदभाव हो रही है, और इससे आप इनकार नहीं कर सकती। आप किसी भी स्त्री से पूछ सकते हो कि एक काम करने के लिए उनके अलग अलग जो है शरीर का प्रावधान किया गया है, ये गलत है। कहते हैं पुरुष से अधिक जो है स्त्रियां काम कर रही होती है, लेकिन फिर भी उनको जो है उस तरह का जो है प्रावधान नहीं दिए जाते हैं जो मिलना चाहिए। कहते हैं आज भी जो है स्त्रियां जो हमारे आधुनिक युग में भी जो है पुरुषों पर निर्भर है, लेकिन ये गलत है। कहते हैं स्त्रियों को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हर एक क्षेत्र में अपने आप को आगे लाने की आवश्यकता है। जब तक स्त्रियां अपने आप को आगे नहीं लाएगी, हमारे समाज में स्त्री यौन उत्पीड़न का जो वर्ग बन गई है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है स्त्री यौन उत्पीड़न का वर्ग कहलाने का, तो सबसे बड़ा समाज है। समाज जो है स्त्री यौन उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। नारीवाद के रूप यानी फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म का भी महत्व रखेगा। देखिए, नारीवाद के प्रकार स्त्रीवाद वास्तव में स्त्रियों की स्थिति में संबंधित अनेक प्रकार के विचारों के समूह का नाम है। यानी नारीवाद के प्रकार स्त्रीवाद वास्तव में स्त्रियों की स्थिति में संबंधित अनेक प्रकार के विचारों के समूह का नाम है। स्त्रियों की दशा को सुधारने के संबंध में सभी विद्वानों के विचार एक जैसे नहीं हैं। कहते हैं सभी विद्वानों ने अपने विचारधारा रखे हैं और सबके अपने विचारधारा हैं, लेकिन बात यहाँ पर स्त्रियों की दशा के सुधारने के अंतर्गत आता है तो विचार एक ही होना चाहिए कि स्त्रियों को जैसे हो उनको समाज में जो है उचित अधिकार मिले। कई विचारक ऐसे हैं जो वर्तमान पुरुषवाद समाज में सुधार करने के पक्ष में, जिनके परिणाम स्वरूप स्त्रियों के पुरुषों के साथ समानता प्राप्त हो और उनके अधीन स्थिति समाप्त हो। लेकिन दूसरी श्रेणी में ऐसे विचारक भी हैं जो स्त्री को शोषित वर्ग के रूप में देते हैं और उन सभी संस्थाओं को समाप्त करने का समर्थन करते हैं जो इसके लिए उत्तरदायी है। और तीसरी श्रेणी में कुछ स्त्रीवाद विचारक ऐसे भी हैं जो पुरुषवादी समाज को पुरुष पक्षीय ढांचों को पूर्ण रूप से समाप्त करके स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में, यहाँ तक कि यौन क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्षधर है। बात यहाँ पर कई हैं। कहते हैं सभी विचारकों का अपना विचारधारा है, कोई स्त्रियों के साथ है तो कोई स्त्रियों के विरुद्ध में है, लेकिन जर्नल सी बात यहाँ पर है कि स्त्रियों को किस प्रकार समाज में समानता का अधिकार मिलेगा, इस पे जो है सभी को सोचने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हमारे समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज में इन सब बातों को अलग करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि हमारा दुनिया जितना मर्जी बदल जाए, लेकिन स्त्री का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन स्त्री ही होती है। आज देखा जाए तो ये शब्द मैंने इसलिए बोला है क्योंकि स्त्री का दुश्मन सबसे बड़ा स्त्री ही होती है। अगर आप देखिएगा समाज में कोई स्त्री जन्म लेता है तो यहाँ पर पिता खुश होता है, लेकिन सबसे अधिक दुखी माँ ही होती है कि मेरे घर में स्त्री जन्म क्यों लिया है। उसी घर में रह रही दादी हो या नानी हो, उसका विचारधारा भी उसी प्रकार का होता है। तो इसमें देखा जाए तो स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन स्त्री स्वयं ही है कि स्त्री को जो है वो समाज में दर्जा नहीं देना चाहते जो होना चाहिए। आज देखिए, आज कहते कोई स्त्री अगर बहू बन के जाती है किसी घर में तो वहाँ पर सबसे अधिक लफड़ा जो होती है सास और बहू का ही होता है। कहते औरत ही सबसे बड़ा जो स्त्रीवाद का दुश्मन है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये विचार सही भी है। कहते हैं स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन स्त्री स्वयं ही है, और स्त्री स्वयं ही अपने जो है पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। वो ये नहीं समझती कि मैं भी स्त्री हूँ, आने वाला स्त्री भी जो होगी उसको भी समाज में सामान्य अधिकार मिलेगा। जब मुझे सामान्य अधिकार मिलेगा, जब मैं अपने बच्चों को अधिकार दूंगा, तभी जो है वो अपने बच्चों को भी अधिकार दे पाएंगी। लेकिन यहाँ पर तो स्त्रियाँ ही उनके पैरों में जंजीर डाल देती है, हर तरह के प्रावधानों का जो है जंजीर बांध देती है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े थिंकनर्स हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, उनके भी अपने अपने विचार हैं, क्योंकि ये भी तो एक पुरुष है और पुरुष का विचार हमेशा नारीवाद से विपरीत ही होते हैं, और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
आगे अगर हम देखें तो इसी प्रकार से नारीवाद को तीन मुख्य रूप यहाँ पर दिया गया है। सबसे प्रथम है उदारवादी स्त्रीवाद, दूसरा है समाजवादी स्त्रीवाद, तीसरा है उग्र स्त्रीवाद। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रथम की बात करें उदारवादी स्त्रीवाद, तो उदारवादी स्त्रीवाद देखें तो उदारवादी स्त्रीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्त्री पुरुष की समानता का समर्थन करता है, क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुष की समानता का समर्थन यहाँ पर प्रस्तुत है। और इस विचारधारा के समर्थक देखा जाए तो जॉन लॉक, जेस मिल, बेन डिल्स, हेलवॉच, मैरी वॉलस्टोन, क्राफ्ट, मैगवेट, फुलर तथा मैरी फ्राइजन आदि हैं। और उदारवादी से जो स्त्रीवाद की मुख्य मान्यताएं ये दी गई, जिसको हम चर्चा करने वाले हैं कि उदारवादी स्त्रीवाद की मुख्य मान्यताएं क्या है। चलिए देखते हैं जो उदारवादी स्त्रीवाद के जो है सामान्य मान्यताएं क्या है, उस पर प्रकाश डालें। तो देखा जाए तो उदारवादी स्त्रियों के अनुसार इससे पुरुषों का सामान्य, योग्य एवं विवेकपूर्ण होता है और वह प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर सकती है जिन्हें पुरुषों का क्षेत्र समझा जाता है। उनका कहना है कि स्त्रियों को पुरुष का समान विकास, सदा उन्नति के अवसर न मिलने के कारण ही वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं। अर्थात स्त्रियों को भी पुरुषों के समान विकास के अवसर दिए जाना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान विकास के अवसर दिए जाने की यहाँ पर वकालत की जा रही है। उदारवादी स्त्रीवाद की स्त्रियों की लैंगिक प्राणी न मानकर एक प्राणी मानना चाहिए। लैंगिक प्राणी नहीं मानना चाहिए हमें स्त्रियों को, उनको एक मानव प्राणी मानना चाहिए। उनका कहना है कि समाज में स्त्री को कोई भी भूमिका उसके लिंग के आधार पर निश्चित नहीं की जानी चाहिए और उसकी भूमिका का एक मानव प्राणी होने के रूप में जाना जाना चाहिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भूमिका एक मानव प्राणी के रूप में की जानी चाहिए, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है समाजवादी स्त्रीवाद। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। थॉमसन, कार्ल मार्क्स और अगस्टेवस एजेस, विलियम्स, थॉमस, जूलियट मिचेल्स तथा डॉक्टर B.A. वेर आदि विद्वानों द्वारा जो है स्त्रीवाद के समाजवादी रूप का समर्थन किया गया है। और इस बात का बहुत जो खुलजोर जो है समर्थन किया है, यह विद्वान मुख्य रूप से उन संस्थाओं को नष्ट करने के पक्ष में है जो स्त्रियों की अधीनता के लिए उत्तरदायी हैं। और इनका भी देखा जाए तो समाजवादी जो स्त्रीवाद थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती हैं कि वो सभी संस्थाओं को नष्ट करने के पक्ष में है जो स्त्रियों की अधीनता के लिए उत्तरदायी हैं। और इस विचारधारा के समर्थक स्त्रियों को लैंगिक स्वतंत्रता का विरोध ही करते हैं। उनका कहना है कि इससे पत्नी जीवन भर के लिए पति अधीन हो जाती है, यानी पत्नी जो है जीवन भर के लिए पति के अधीन हो जाता है और उस पुरुष की श्रेष्ठता कायम रहती है। तो ये गलत है, बात यहाँ पर सही बात बताई गई है। समाजवादी स्त्रीवाद जो विचारधारा धारक थे और उन्होंने विचार बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पेश किया है कि पत्नी जीवन भर के लिए पति अधीन हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं सबको समाज में सामान्य अधिकार कायम करने की आवश्यकता है। समाजवादी स्त्रीवादियों का कहना है कि बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी केवल स्त्रियों का ही नहीं बल्कि सारे समाज की होती है। कहते हैं समाज जैसा होता है बच्चे का पालन पोषण भी उसी प्रकार का होता है, बच्चे उसी शिष्टाचार को सीखते हैं। तो सिर्फ स्त्रियों का यहाँ पर कार्य नहीं होना चाहिए, पूरे समाज को जो है बच्चों के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। आपने सुना भी होगा किसी व्यक्ति के मुंह से कि ये समाज खराब है, हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, तो समाज को ही मान्यता मिलती है। बताओ, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नर्सिंग होम स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ पर बच्चों को देखभाल तथा उनका पालन पोषण हो सके। अब देखिए नर्सिंग होम होती है तो वहाँ पर बच्चों को कुछ समय के लिए हम रख सकते हैं जहाँ पर उनका सही शिष्टाचार की जो है प्रावधान किया जाए और सही विचारधाराओं को जो है उनसे अवगत करवाई जाए। तो ये भी एक प्रावधान है जिसको हमें लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष उग्र स्त्रीवाद। उग्र स्त्रीवाद का क्रांतिकारी रूप है जिसका समर्थन वेटिफाई, डॉन्स, कैट मिल्थ, एम्स डेलिस तथा सुलामीट, फेरेस्टोन आदि विद्वानों द्वारा किया गया था। उन्होंने उग्र स्त्रीवाद का जो है यहाँ समर्थन प्रस्तुत किया था। उनका विचार था कि उग्र स्त्रीवाद विवाद तथा परिवार की संख्या का विरोध करती है क्योंकि वह उन संस्थाओं को स्त्री की अधीनता के लिए उत्तरदायी मानता है
और परिवार में उनकी अधीनता का ही परीक्षण किया जाना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उग्र स्त्रीवाद जो है काफ़ी एक अलग रूप है और क्रांतिकारी रूप है। इसमें स्त्रियां जो है क्रांतिकारी रूप के रूप में अपने आप को जो है समाज में प्रस्तुत करती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उग्र स्त्रीवाद स्त्रियों की लैंगिक स्वतंत्रता दिए जाने का समर्थन करते हैं और भी स्त्रियों को विवाह से पहले तक विवाह के अतिरिक्त लिंग संबंधों के अतिरिक्त जो है समलैंगिक कामुकता का भी स्वीकृति देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं उग्र स्त्रीवाद काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि विवाह के अतिरिक्त लिंग संबंधों में अतिरिक्त समलैंगिकता कामुकता का भी स्वीकृति यहाँ पर देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। समलैंगिकता का मतलब होता है सामान्य लिंग, यानी स्त्रियों को देखा जाए तो यहाँ पर सामान्य लिंग के साथ कामुकता का भी स्वीकृति देना उग्र जो है स्त्रीवाद का जो है मुख्य विचारधारा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नारीवाद का आलोचना। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखेगा कि नारीवाद का आलोचना। नारीवाद आलोचना नारीवाद आंदोलन के क्षेत्र में हुए विकास की प्रक्रिया के रूप में उभरी और जॉन अटुअल मिल और मैरी ब्लास्कोकास्ट जैसे कई विचारकों ने जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया। जैसे जैसे दुनिया भर में इसे गति मिली, नारीवाद भी साहित्य में महिलाओं के चित्रण और प्रतिनिधित्व के प्रति जागरूक हुआ, जो सामाजिकरण और संस्कृतिकरण को प्रभावशाली माध्यम से एक है। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं और नारीत्व जैविक तथ्य नहीं है, बल्कि इन्हें सामाजिक रचना दी गई है। कोई भी व्यक्ति स्त्री के रूप में पैदा नहीं होता है, बल्कि संस्कृति और सामाजिकरण के माध्यम से स्त्री बन जाता है। कहते हैं क्या स्त्री कमज़ोर होती है? क्या स्त्री गर्भ से ही कमज़ोर होती है? तो ये ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्त्री के रूप में पैदा नहीं होता है। कहते हैं स्त्री तो उसको समाज बना देता है, उसको समाज स्त्री के रूप में देखने लगता है। सबसे पहले नारीवाद आलोचना इस तथ्य में प्रतीकवादी थी कि उन्होंने स्त्रियों में महिलाओं के रूढ़िवादी छवियों को उजागर किया है। महिलाओं की ये छवियां पुरुष लेखकों द्वारा प्रचारित भी की गई। महिलाओं की ये छवि वही थी जो पुरुष महिलाओं के बारे में सोचते थे, यानी महिलाओं की छवि वही प्रस्तुत हुआ जो पुरुष महिलाओं के बारे में सोचते थे। धीरे धीरे नारीवाद आलोचना इस चरण से अधिक रचनात्मक कार्य की ओर बढ़ती चली गई। उन्होंने कई महिलाएं लेखकों को उजागर किया जिन्हें पुरुष साहित्यिक परंपरा द्वारा या तो दबा दिया गया था या उपेक्षा कर दी गई थी। इस प्रकार उन्होंने महिला लेखिकाओं को एक अलग साहित्य परंपरा का निर्माण किया। नारीवाद आलोचकों ने इस परंपरा को स्त्री चरण और नारीवाद चरण के स्त्री चरण जैसे चरणों में विभाजित भी किया। उन्होंने महिला चयनात्मक लेखिकाओं के सामने आने वाली समस्याओं का भी समाधान और अध्ययन किया। उन्होंने महिला रचनात्मक की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए उत्तर रचनावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण के सिद्धांतों का उपयोग किया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि पुरुष और महिलाएं लेखन के तरीके के बीच एक जन्मजात अंतर है। नारीवाद आलोचकों ने मानव निर्माता भाषा की सबसे कामुक प्रकृति को भी उजागर किया। उन्होंने अधिकांश पश्चिम साहित्यिक सिद्धांत और आलोचना को जो है भौतिक केंद्रवाद को भी उजागर किया। उन्होंने महिला लेखकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस पेपर में चर्चा की गई है कुछ नारीवाद आलोचकों में साइमन डू ब्यूवेडर्स और वर्जिनिया वुल्फ, एलन वेवर और जूलियस मिशर शामिल हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जो है नारीवाद आलोचकों में जो सम्मिलित है। नारीवाद आलोचना नारीवाद की शाखा है जिसे असली गति जो है 1960 में मिली। दुनिया भर में नारीवाद आंदोलन ने जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाई, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक क्षेत्र हो। महिलाओं के जीवन के सभी क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ा और साहित्य एवं आलोचना भी इसे अछूता नहीं रह सका। महिला लेखकों को या तो दबा दिया गया या उन्हें साहित्य और साहित्यिक आलोचना के इतिहास में उचित महत्व या मान्यताएं नहीं मिली। पश्चिमी जो है साहित्यिक सिद्धांतों और आलोचना पर
शुरू से ही श्वेत पुरुष सिद्धांतकारों का वर्चस्व रहा है। नारीवाद आलोचना इस पुरुष वर्चस्व और पितृत्वात्मक संस्कृति और साहित्य सृजन की आलोचनाओं से संबंधित सिद्धांतों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं और यह महिला लेखकों और जो है सिद्धांतकारों के लिए उपयुक्त उचित माहौल बनाने का सदैव ही प्रयास किया जाता है। आगे देखे थे सिमन डी वेवर्स की मौलिक पुस्तक सेकेंड सेक्स या 1949 में जो रिलीज हुई थी, पहली महान पुस्तक है जिसने आधुनिक नारीवाद के बुनियादी सवालों को बड़ी स्पष्टता के साथ व्यक्त किया गया है। देखा जाए तो ये पुस्तक जो है सेकेंड सेक्स जो 1949 में पहली महान पुस्तक बनी। कहते हैं नारीवाद के बुनियादी सवालों को इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ जो है विचार रखे। इस किताब को महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे नारीवाद बाइबल भी कहा जाता है और इस पुस्तक का लगभग 21वीं सदी में भी महत्वपूर्ण किया जाता है और इस पुस्तक की महानता और महत्व को रेखांकित भी किया जाता है। द सेकेंड सेक्स का पहला जो है अंग्रेजी संस्करण 1953 में प्रकाशित हुआ था और पुस्तक में सिमोन डे वेवर्स ने मानव समाज की पितृत्वात्मकता, प्राकृतिक और जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में महिलाओं की दी गई निम्न स्थिति की आलोचना भी की। पुस्तक में एक बहुत ही व्यापक ऐतिहासिक प्रक्षेप है जिसमें ऐतिहासिक काल के महिलाओं के साथ हुए अन्याय का विवरण दिया जाता है। वह लिंग की परवाह किए बिना पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य अवसर और सामान्य व्यवसाय की वकालत इस पुस्तक में बड़ी खूब सुंदरता के साथ प्रस्तुत की गई है। उन्होंने महिलाओं को दूसरे स्थान पर रखे जाने के खिलाफ दृढ़ता से तर्क दिया जो ऐतिहासिक रूप से हुआ और यह अभी भी 20वीं शताब्दी में हो रहा था। वह समाज में महिलाओं की अवनति के जो है अंतर्निहितता और नीति सामाजिक और जो है अस्तित्व संबंधी सिद्धांतों को चुनौती देती है। महिला और नारीत्व के मिथक और परिभाषाओं का उपयोग मित्रात्मक पुरुष प्रधान समाज द्वारा सदियों से महिलाओं का शोषण करने के लिए किया जा रहा है। सिमन डी वेवर्स का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महिला नहीं होती है बल्कि सामाजिकरण के माध्यम से महिला बन जाती है। महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और पितृत्वात्मक समाज से मुक्ति पाने के लिए नारीत्व की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना से मुक्त होना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो स्त्री जो है कहते हैं जन्मजात महिला नहीं होती है, महिला तो उसको समाज बना देता है। क्या महिलाओं में कोई स्पेशल बात होती है, लिखी जाती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं समाज में पुरुष हो या स्त्री सामान्य है और कहते हैं हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है तो इसमें स्त्रियों को जो है शोषण होता है और उनको जो है महिलाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है कि आप महिला हो, आप कमज़ोर हो। तो इसी कारण जो है उनकी क्षमता और एहसास कराने के कारण वो महिलाएं बन जाती है। एलन वेलवर्स्टन की एक लिटरेचर ऑफ द ऑनर जो 1986 में नारीवाद आलोचना में एक और जो ऐतिहासिक पुस्तक है। वेलवर्स्टन द्वारा दिया गया पहला प्रस्ताव यह था कि आमतौर पर लिखने वाली महिलाओं को अंग्रेजी साहित्य और अन्य भाषाओं के साहित्य में पुरुष आलोचकों को द्वारा जो है उपेक्षित किया जाता गया और दूसरी प्रस्ताव यह है कि पुरुषों को लेखन और महिलाओं की लेखन में एक जन्मजात अंतर होता है। एक महिला ही महिलाओं की रचनात्मक को लेखन को समझ सकती है और महिला लेखन और साहित्य के साथ न्याय कर सकती है। और ये बात यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर नहीं मानने को तैयार है क्योंकि एक महिला ही महिलाओं की रचनात्मक और लेखन की क्षमता समझ सकती है, ऐसा नहीं है। कहते हैं बहुत से पुरुष हैं जो महिलाओं के लिए जो है आवाज़ उठाए हैं और उनको क्रांति के रूप में आगे रास्ता दिखाया है। ये ज़रूरत नहीं है कि महिलाएं ही महिलाओं को जो है आगे बढ़ा सकती है। मैंने हमेशा एक बात बताया है आपको कि महिला ही महिला का सबसे बड़ी दुश्मन होती है, महिलाएं ही महिलाओं को देख के जलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते साहित्य का न्याय सिर्फ महिलाएं नहीं दिला सकती है, पुरुष भी इसमें अपना जो है अग्रणीय स्थान दे के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं। इन्होंने वेलवर्स्टन की महिलाओं के लेखन की परंपरा को 3 चरणों में यहाँ पर विभाजित करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं वो 3 चरण कौन कौन से हैं जहाँ पर इसको विभाजित किया गया है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पहला चरण स्त्री चरण, यानी 1842 से लेकर 1880 तक, 42 से 80 तक काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल है।
कहते हैं स्त्री चरण 1842 से 1880 तक चला और यह महिला साहित्यिक परंपरा में पहला चरण था। इस पहले चरण में महिला लेखिकाओं ने पुरुषों द्वारा प्राप्त वैदिक स्तर की बराबरी करने के लिए लिखा। उन्होंने महिलाओं के बारे में पुरुष संस्कृति द्वारा बनाई गई धारणाओं को भी अपनाया और वो सिर्फ अपनी कला सीख रहे थे और लेखन के लिए पुरुषों के अपने आदर्शों के रूप में अपनाने के अन्य नियतों से अनभिज्ञ थे। उन्होंने अपने लेखन को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया और पुरुष छवि नामों से भी लिखा गया। एलन वॉल्स्टर नारीवाद के इस पहले चरण के बारे में कहती हैं कि स्त्री कला की नारीवाद सामग्री आमतौर पर तिरछी है, कहते विस्थापित, विडंबनापूर्ण और विध्वंसक है। किसी को भी इसे पूर्ति के बीच यानी पंक्तियों के बीच पाठ की छुट्टी हुई संभावनाओं में पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। एलिजाबेथ और ग्लास्कर और जज जैसे महिलाएं लेखिकाएं स्त्री वर्ग से संबंधित है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात आता है दूसरा चरण यानी नारीवादी चरण, यानी 1880 से लेकर 1920 तक। यह महिला लेखन का दूसरा चरण है और यह 1880 से लेकर 1920 तक चला। इस अवधि में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिला लेखकों ने इस अवधि का उपयोग पुरुष प्रधान और पितात्मक समाज में एक महिला होने के संघर्ष और कठिनाइयों को चित्रित करने के लिए किया। यह एक क्रांतिकारी दौर माना जा सकता है जब महिलाएं लेखिकाओं ने संस्कृति और साहित्य के पुरुष की धारणाओं से मुक्त होने की कोशिश की। रमन सेल्डेन इस दूसरे चरण के बारे में निम्नलिखित शब्दों में लिखते हैं कि इस काल की कट्टरपंथी नारीवादियों ने अलगवादी अमेजोनियम्स यूटोपिया और मताधिकार भाईचारों की वकालत की गई है। एलिजाबेथ रेविस और जो ओलिवर श्राइनर जैसे लेखिका इसी काल के थे जिन्होंने नारीवाद के ऊपर जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करके दिखाई। उसके पश्चात आता है तीसरी चरण जिसमें महिला चरण कहा जाता है। ये 1920 से लेके आगे तक की बात यहाँ पर दर्शाई गई है। यह अंतिम अवधि है और यह 1920 से शुरू हुई थी। तीसरी चरण आत्म जागरण और आत्म खोज का चरण माना जाता है जिसमें स्त्रियां स्वयं को जो है पुरुष प्रधान समाज में स्वयं को खोज सकी। अब महिलाएं लेखिकाओं ने लेखक के पुरुष मॉडल को अपनाने के बजाय विशेष रूप से महिला लेखन और एक महिला के रूप में महिलाओं के अपने अनुभवों, भावनाओं और कठिनाइयों को ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लेखनों के एक नई तरीकों की भी खोज की जो विशिष्ट महिलाओं के अनुभवों के अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त थे। रेबेका वेस्टर, कैथरीन मैन्सीफील्ड और डोरोथी डेसल्डर्स जैसी महिलाएं लेखिका महिला वर्ग में सम्मिलित है। आगे जो हमारे समक्ष है जिसकी आलोचना को जो है 2 चरणों में विभक्त किया गया है और इन चरणों को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इनके जो है आलोचना के और कौन से 2 चरण हैं जिसमें नारीवाद की आलोचना को महत्व दिया गया है। यहाँ पर आलोचना के अंतर्गत देखें तो पहली आलोचना तो यही है कि नारीवादी आलोचना एक पाठक के रूप में महिला का अध्ययन करती है और यह महिलाएं पुरुष लेखकों द्वारा रचित साहित्य पढ़ती है। यानी देखा जाए तो महिलाओं का अध्ययन इसमें इस बात पे की जाती है कि महिलाएं जो है पुरुषों के द्वारा लिखी हुई जो है साहित्य को पढ़ती है और यह साहित्य को सिद्धांत में अंतर्निहित विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। यह साहित्य महिलाओं के रूढ़वादी छवियों को काफ़ी उजागर किया जाता है और यह साहित्य इतिहास में पुरुष आलोचकों द्वारा अपेक्षित, दमित, तिरस्कृत महिलाएं लेखिकाओं को भी उजागर करता है। तो देखा जाए तो पुरुषों की अपनी विचारधारा है और पुरुष के लिखे हुए महिलाएं जब पढ़ेगी इनके साहित्य तो उसी की तरह जो है विचारधारा रखने लग जाएगी, यानी महिलाओं के खिलाफ हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है आलोचना के अंतर्गत। नारीवाद आलोचकों का तर्क है कि साहित्य में महिलाओं का चित्रण प्रमाणित नहीं है क्योंकि यह चित्रण पुरुषों द्वारा अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। महिलाओं की क्या वास्तविकता है पुरुषों को तो भली भांति ज्ञात भी नहीं होगा, तो महिलाओं के बारे में पुरुषों ने क्यों ऐसी बातों का यहाँ लिखा गया, ये बहुत बड़ी आलोचना है। अगर हम संक्षेप में कहें तो महिलाओं का यह चित्रण वही है जो पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं हैं और यह एक पुरुष की अवधारणा है कि एक महिला का कैसा होना चाहिए।
पुरुष महिलाओं को अपने नज़रिए से देखते हैं और वो यहाँ तक कि महिलाओं को खुद को पुरुषों के नज़रिए से देखना भी सिखाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो पुरुष महिलाओं को अपने नज़रिए से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर महिला के अस्तित्व में नहीं रह जाता है। यहाँ पर पुरुष जिस प्रकार किसी स्त्री को देखते हैं, जिस नज़रिए से देखते हैं, वही बात जो है अपनी साहित्य में लिखते हैं और स्त्री जो है उसी साहित्य को पढ़ती है, तो वही विचारधारा स्त्रियों में भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनकी अपनी विचारधारा होना चाहिए। कहते हैं इसलिए यह साहित्य, फिल्मों, संस्कृति, अन्य लोकप्रिय मीडियाओं में महिलाओं के ऐसे गलत चित्रण को उजागर भी करते हैं। आपने देखा भी होगा कि महिलाएं जो होती है वो अपना जीवन अपने तरीके से नहीं जीना पसंद करती है। कहते हैं पुरुषों के अंतर्गत जीना पसंद करती है। ये बात आपने देखा ही होगा कि अगर स्त्री कोई गांव क्षेत्र से आई है, अगर शहरों में रहने लग जाती है, तो पुरुष उनको जो है अलग तरह के वस्त्र पहनाना चाहते हैं, तो महिलाएं इसमें संकोच नहीं करती है और पुरुषों के दिया गया वस्त्र बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेती है। तो इसका मतलब है कि स्त्री का अपना कोई बावजूद नहीं है, अपना खुद का कुछ भी नहीं है। यानी स्त्री जो है पुरुषों के अधीन ही कार्यरत है, जो बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है। देखा जाए तो स्त्रियों को अपनी एक नज़रिया होना चाहिए, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट समाज में होना चाहिए। कहते हैं महिलाएं अपने आप को नहीं समझेगी, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। यही बात यहाँ पर जो है नारीवाद आलोचना के अंतर्गत बताई गई है। उसके पश्चात आता है स्त्री आलोचना। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात आता है। इसमें देखा जाए तो गाइनोक्रिस्टस महिलाओं का साहित्य, यानी गाइनोक्रिस्टस महिलाओं का साहित्य और कला के निर्माता और रचनाकार के रूप में अध्ययन करता है। यह महिला रचनात्मक लेखिकाओं की समस्या का अध्ययन भी किया जाता है। ग्रैंडक्लिट्स पुरुष लेखकों द्वारा बनाए गए मॉडल को अपनाने के वजह महिला लेखकों का अध्ययन करने के नए तरीके विकसित करते हैं। यह अपने उद्देश्य के लिए संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और मनोविश्लेषण और मार्क्सवाद के सिद्धांतों को भी अपनाता है। महिलाओं को पुरुष साहित्य की परंपरा से मुक्त होकर अतीत में दबी महिलाएं लेखिकाओं की खोज करनी होगी और केवल महिलाएं लेखिका को एक अलग साहित्य परंपरा बनानी होगी। महिलाओं को अपने विचारों, अनुभवों और संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए साहित्य का उपयोग करना चाहिए। महिलाएं स्वयं में ही सक्षम हैं। अपनी संवेदनाएं और अपनी विचार और अनुभवों को महिलाओं को अपने ही साहित्य में रखने की ज़रूरत है। कहते हैं स्त्री आलोचना इस बात पर जोर देती है कि महिलाओं को साहित्य और कला के बारे में पुरुष लेखकों द्वारा विकसित सिद्धांतों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। पुरुष कहते हैं एक अलग तरह के विचारधारा रखने वाले हैं और पुरुष का जो है स्त्री के प्रति नज़रिया सदैव ही अलग रहा है और वो हमेशा अपने ही सिद्धांतों को विकसित करते हैं। इसलिए महिलाएं लेखकों को ये बात ध्यान देना चाहिए कि पुरुषों के द्वारा लिखित कोई भी सिद्धांत महिलाओं के अंतर्गत है उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो अपने निजी जीवन के बारे में लिखते हैं। अगर उनको किसी ने धोखा दिया है तो स्त्रियों को गलत रूप में प्रकट करती हैं। अगर स्त्रियों को किसी ने उनको जो है अच्छा जीवन किया है तो उसके बारे में अच्छे लिखते हैं। तो सबके अपने विचारधारा है और सबके अपने अपने सोच है। तो महिलाएं लेखकों को ये बात ध्यान देना चाहिए कि वो अपना विचारधारा स्वयं रखें, क्योंकि वो स्वयं ही एक महिला है और महिला के बारे में अच्छी जानते हैं और उसके बारे में अच्छी बातें समझ सकते हैं। उनका दर्दों, उनके अनुभवों, उनके विचारों और उनकी संवेदनाओं से जो है भली भांति परिचित भी हो सकती हैं। वर्जीनिया वुल्फ जो कि 1882 से 1941 तक जो कि 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण नारीवाद आलोचकों में से एक थी। यानी वर्जीनिया वुल्फ नारीवादी आलोचकों में से बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक थे। उन्होंने जो है पूरे इतिहास में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में लगातार लिखा। उनका निबंध जो है शेक्सपियर की बहन इस बात की पड़ताल भी करती है कि कैसे महिलाओं को अपनी साहित्य महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं को अपनी साहित्य महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या आना स्वाभाविक बात रहती है। उनके साहित्य अपनाने के जो है पितृआत्मक समाज और पुरुष वर्चस्व ने हर स्तर पर जो है विफल कर दिया है। यानी जो हमारा समाज पितृसत्तात्मक और पुरुष वर्चस्व समाज है उसने महिलाओं की हर एक कोशिश पे पानी फेरा है।
वो निबंध की शुरुआत यह कह करती है कि इतिहास में महिलाओं के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। दरअसल महिलाओं को अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण नहीं होता है। वह सवाल करती है क्या होता होगा शेक्सपियर की उसकी जैसी बहुत प्रतिभाशाली और काल्पनिक बहन होती। संभवतः वह स्कूल नहीं जा सकी होगी और उसे कभी किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिल सका होगा। साहित्य प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं को किसी ने साहित्य नहीं दिया होगा। तो बात सच्चाई है, कहते हैं महिलाओं को शिक्षा का जो है सतर वो काफ़ी गिरा हुआ है। कहते हैं अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें चाहे 21वीं शताब्दी की बात करें, हर स्थान पे महिलाओं का शोषण हो रहा है। और यही बात वर्जीनिया वुल्फ ने अपने जो है इतिहास में जो है बातें रखी थी। उनके माता पिता उसे कम उम्र में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर कर सकते थे। यदि वह अपने माता पिता के विवाह प्रस्ताव का विरोध करती थी तो उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया जाता था, शारीरिक रूप से दंड दिया जाता था और बहुत कम उम्र में उसकी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता था। मान लीजिए यह शेक्सपियर की तरह अपनी साहित्य महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए लंदन चली जाती है तो हर कोई उसकी साहित्य महत्वाकांक्षा को मजाक उड़ाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब उन्हें लंदन में अपनी साहित्य महत्वाकांक्षा को साकार करने का कोई अवसर नहीं मिला तो परिस्थिति के अत्यंत गरीब उन्होंने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकती है। तो बात यहाँ पर सच्चाई है। कहते हैं स्त्रियों की अपनी जो है यहाँ महत्वाकांक्षा नहीं होती है, उनके परिवार, उनके जो है पिता, जो है मात्र समाज जो है इनको पूरी तरह से अपने ही बंधनों में बांध रखे होते हैं। और कहते हैं जब स्त्रियों की अपनी महत्वाकांक्षा पूरा नहीं हो पाता है तो उनका अंतिम जो कदम होता है वो आत्महत्या की तरफ ले जाता है और उनको मजबूर किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ देखा जाए तो रूम ऑफ वनर्स ऑन नारीवादी आलोचना में एक और मौलिक पुस्तक है, यानी रूम ऑफ वनर्स ऑन नारीवाद आलोचना में एक और मौलिक पुस्तक है। और इस पुस्तक ने उन महिलाओं का समस्या पर चर्चा करती है जो रचनात्मक लेखिका बनना चाहती थी। पुस्तक का शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुस्तक की सामान्य थीसिस को इंगित करती है कि यदि एक महिला सफल रचनात्मक लेखिका बनना चाहती है तो उसके पास अपना कमरा, एक निजी संस्था होना चाहिए जहां वो लिख सके। यदि महिला अपने कमरे का मालिक बनना चाहती है तो उसे वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता होनी चाहिए। वुल्फ आगे तर्क देते हैं कि महिलाओं को इतनी वित्तीय स्वतंत्रता नहीं थी और इसलिए वह अपनी साहित्यिक महत्वाकांक्षा को साकार करने में असमर्थ थी। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर वुल्फ देते हैं कि महिलाओं को देखा जाए तो उस समय वित्तीय स्वतंत्रता नहीं थी। महिलाओं को हर एक जो है कदम पे रोका जाता था। यदि उनमें रचनात्मक प्रतिभा है तो उन्हें शिक्षा और इसलिए वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता से दूर रखा गया। यदि कोई महिला ऐसी बाधाओं कठिनाई को पार कर एक सफल रचनात्मक लेखिका बन जाती भी थी तो उसे समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, उसे समाज से कोई मान्यता नहीं मिलती थी। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं नारीवाद का सबसे बड़ा दुश्मन जो है समाज है। समाज एक ऐसा घर है जहाँ पर महिलाओं को आगे बढ़ने से हर कदम रोका जाता है। और ये वुल्फ भी बहुत ही खूबसूरती के साथ बता रहे हैं, स्वतंत्रता दूर रखा जाता था, उनको हर तरह से बाधाएं और कठिनाइयाँ पार करके अगर वो लेखिका बन भी जाती थी तो उनको समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता था और समाज उसको मान्यता नहीं देती थी। और वो बताते हैं कि कैसे महिलाओं को शिक्षा को किसी भी अवसर से वंचित रखा गया जबकि उनके पुरुष समकक्षाओं की शिक्षा प्राप्त करने और अपनी रचनात्मक क्षमता विकसित करने का हर अवसर मिला। वुल्फ ने अपनी पुस्तक ए रूम ऑफ वनर्स ऑन में तर्क दिया है और कहा है कि मैंने बस इतना कर सकता था कि आपको एक नकारात्मक बिंदु पर एक नया राय देना था कि अगर एक महिला को कथा लिखना है तो उसके पास पैसा और कमरा होना चाहिए और उसका अपना कमरा होना चाहिए। और जैसे कि आप देखेंगे यह महिलाओं की वास्तविक प्राकृतिक और कल्पना की वास्तविक प्रकृति की बड़ी समस्या को हल कर सकता है। यानी देखा जाए तो महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता देना, इस बात की तरफ जो है वुल्फ ने साफ शब्दों में अपनी पुस्तक ए रूम ऑफ वनर्स ऑन में जो है
कही। कहते हैं आगे उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस कथन को पीछे छिपे पूर्वग्रहों के विचार को उजागर करूं तो आप पाओगे कि उनका कुछ असर महिलाओं पर और कुछ कल्पना पर है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण गुल्फ ने यहाँ पर बताई। उसके पश्चात मेरी एलमंस की महत्वपूर्ण पुस्तक महिलाओं के बारे में सोचना, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसको जो 1968 में जो उस चीज़ का अग्रदूत भी कहा जाता है, यानी मैरी एलमन की महत्वपूर्ण पुस्तक महिलाओं के बारे में सोचने में विवश करता है। उन्होंने कहा था जिसे आज हम यौन राजनीति के रूप में जानते हैं वो नारीवाद आलोचना के आरंभिक राजनीतिक चरण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यह पुस्तक साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति के अन्य रूपों में महिलाओं के सबसे कामुक जरूरीवादिता का विस्तार से विश्लेषण करता है। उन्होंने नारीवाद आलोचना में फालिक आलोचना शब्द की शुरुआत की जो पश्चिम दुनिया में साहित्य सिद्धांत और आलोचना की पुरुष केंद्रीय प्रकृति को केंद्रित करता है, यानी देखा जाए तो पुरुष प्रधान समाज को यहाँ केंद्रित करने के लिए काफ़ी था। पुस्तक में एलमन ने इस प्रवृत्ति की आलोचना की है और बताया है कि कैसे महिलाओं ने विभिन्न तरीकों से इन वृत्तियों पर प्रतिक्रिया दी है। सेंड्रा ग्रीवल्ट और सुसान गुवर की द मैड वुमन इन द एटिक्स, जो कि 1979 में साहित्यिक आलोचना और सिद्धांत के इतिहास में एक ऐतिहासिक पुस्तक है। यानी देखा जाए तो सेंड्रा गिलवर्ट और सुसान गुवर की पुस्तक द मैड वुमन इन द एटिक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है पुस्तक, ऐतिहासिक पुस्तक है। और पुस्तक का शीर्षक चार्लेट ब्रेड के उपन्यास जेन आयर में वादे सेन की संदर्भित करता है। उपन्यास में वादे सेमन्स ने उसके पति ने राक्षसी महिलाओं के रूप में अटारी में बंद कर दिया था। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पुस्तक में महिला साहित्यिक इतिहास का पता लगाते हैं उन्होंने साहित्यिक इतिहास में महिलाओं को प्रतिबंधित की जांच की और जो है निष्कर्ष भी निकाला कि पुरुष लेखकों द्वारा महिलाओं को या तो घर में देव दूत या राक्षस के रूप में दर्शाया गया था। उन्होंने या तो सबसे सुंदर या पवित्र देव दूत के रूप में दर्शाया गया था या राक्षस के रूप में राक्षसी और बेकाबू बताया गया। यानी महिलाओं को यहाँ पर जो है एक सुंदर या पवित्र देवदूत भी कहा गया और इवन देखा जाए तो राक्षस के रूप में राक्षसी और बेकाबू भी कहा गया। कहते गिलवर्ट और गुवर का तर्क है कि महिलाओं का मेल लेखकों द्वारा महिलाओं की इन छवियों का पता लगाना चाहिए और मिटा देना चाहिए, क्योंकि महिला लेखकों ने इन छवियों की प्रभाव में लिखा गया है। उन्होंने देवदूत या दानव के रूप में महिलाओं की इस छवियों को मार कर खुद को इस प्रभाव से मुक्त करना होगा, क्योंकि जब तक महिलाएं खुद आगे नहीं आएगी इन छवियों को और इन पुस्तकों में लिखी हुई शब्दों को मिटाया नहीं जा सकता। यदि वो ऐसा करने में सफल होती है तभी वो वास्तविक नारी भावनाओं और नारी अनुभवों को जो है अभिव्यक्त दे सकती है। अपनी प्रतिक्रियावादी प्रकृति के अलावा इस पुस्तक ने एक विशेष महिला साहित्यिक परंपरा को उजागर किया और इस पुस्तक ने महिला लेखन की सराहना के लिए एक नया आंदोलन भी शुरू किया। कई नई महिलाएं लेखकों ने खोज की गई जिन्हें पुरुष साहित्य परंपरा द्वारा मिटा दिया गया और दबा भी दिया गया। देखिए ये बात यहाँ पर साफ होता है कि पुरुष ने महिलाओं को हर एक रूप का यहाँ पर वर्णन किया है। कहते हैं जिसके साथ जैसा व्यवहार हुआ उसी प्रकार उस महिला का जो है उसी तरह से जो है उन्होंने यहाँ पर जो है उसकी सुंदरता उसकी जो है वास्तविकता को प्रकट करने की कोशिश किया गया। यानी देखा जाए तो कहीं यहाँ पर जो है सुंदर पवित्र देवदूत के रूप में दर्शाया गया तो कहीं उसको राक्षसी बेकाबू के रूप में साहित्य में जगह दी गई। कहते हैं महिलाओं का रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बात बताई गई ये सब एक लेखों में लिखा गया और इसमें महिलाओं को जो है आगे आना चाहिए और महिलाओं की इस खोज को जो है आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो रोमन सेडन निम्नलिखित शब्दों में पुस्तक के एक महत्व पे टिप्पणी भी करते हैं। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरंभिक स्त्री रोग संबंधी पाठ जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह मेरी एलमंस की त्रिक अवॉस वुमेन, जो कि 1968 वो आधुनिक नारीवाद के आरंभिक राजनीतिक चरण में संबंधित है लेकिन अधिक सूक्ष्म विकास की आशा करती है। उनका मुख्य तर्क यह है कि पश्चिम संस्कृति पूरी तरह से उस चीज़ से
व्याप्त है जिसे वो यौन संदृश्य द्वारा विचार करती है। कला साहित्य ब्रह्मांड में लगभग हर चीज़ के लिए लिंग रूढ़िवादी का व्यापक अनुप्रयोग है और वह पूरी तरह से फालिक आलोचना पर हमला भी करती है। जूलियट मिशेल भी नारीवादी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक है और उन्होंने राजनीतिक नारीवादी की शुरुआत भी की। एक नियम के रूप में नारीवाद आलोचकों ने सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को नारीवादी विरोधी कहकर खारिज भी कर दिया। जूलियट मिशेल और फ्रायड्स ने मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को पितृसत्ता के एक उपकरण के रूप में देखने के बजाय नारीवादी आलोचना के लिए जैक्स लेकन द्वारा जो है पुनर्निर्मित भी किया गया। जूलियस मिशन का सबसे प्रसिद्ध काम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और नारीवाद है। उन्होंने फायर्स, रिच लैंग और महिलाएं जो कि 1975 में, इन पुस्तकों में उन्होंने नारीवाद आंदोलन के लिए मनोविश्लेषण की उपयोगिता और प्रासंगिकता के सिद्ध भी किया। वो कहती है कि अचेतना और कामुकता जैविक तथ्य नहीं है, जबकि इसमें सामाजिक संरचना भी दी गई है। उन्होंने यह दिखाने के लिए जैक्स लेकर के काम को भी जो है पुण्य व्याख्या भी की है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व की अवधारणाएं प्रचलन की भाषाओं से उत्पन्न होती है। यानी देखा जाए तो इन जितने भी आलोचक थे उन्होंने साफ शब्दों में इस बात का उजागर किया है कि महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। और जो पुस्तक पुरुषों के द्वारा लिखी गई है, कहते हैं कई पुरुष ऐसे भी थे जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील थे और कई पुरुष ऐसे भी थे कि महिलाओं के प्रति नेगेटिव भी थे। तो उनके अपने अपने विचारधारा थी। कहते हैं जब तक महिलाएं अपनी खुद की भावनाओं को जो है पुस्तकों और साहित्य में नहीं लिखेगी तब तक जो है महिलाओं की वास्तविकता का हमें पता नहीं चल पाएगा। नारीवाद की हर एक बात को हम नहीं समझ पाएंगे, नारी को तकलीफ़ों को भी नहीं जान पाएंगे। कहते हैं जितने भी लेखक हुए सब पुरुष थे और पुरुष ने महिलाओं को जिस रूप में जाना, जिस रूप में उन्होंने पाया, उसी रूप का उन्होंने वर्णन किया। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था हर एक क्लास के बच्चों के लिए। जिनके टॉपिक में नारीवाद है उनके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इसको आपको समझना है, सोचना है, विचार करना है। अगर इसकी आपसे रिलेटेड है, अगर आप उसी कक्षा में रहते हो तो इसको जो है फॉरवर्ड करने की आवश्यकता भी है। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे आपके जो है सहपाठी जो है बच्चे उनको भी ये प्राप्त हो सके। ठीक है, पहली बार मैंने चैनल पे आया हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। सेव कीजिएगा तभी जो है ऐसे बहुत से टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत होगा जो एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहेगा और आपके लिए ज़रूरी भी रहेगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।